तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अध्याय 3 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों की व्याख्या करने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया। 1842 में जटिल विद्युत परिपथों की व्याख्या करने के लिए किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। उन नियमों का विस्तृत अध्ययन हम करने वाले हैं, जिनमें से पहला नियम है प्रथम नियम या संधि का नियम। इसको शार्ट में केसीएल भी बोलते हैं। केसीएल का फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। इसको धारा का नियम भी कहते हैं। तो इसके कितने नियम हो गए? प्रथम नियम या संधि का नियम या किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये नियम जो है किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम जो है वो धारा से रिलेटेड है और क्या कहता है उसका स्टेटमेंट ये देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और गणितीय रूप में हम क्या लिख रहे हैं? सिग्मा i इक्वल टू 0। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम या धारा का नियम क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा i इक्वल टू किसके हो गया? 0 के हो गया। अब अगर हम इस नियम की व्याख्या देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले नियम की व्याख्या, किरचॉफ ने ये देखा, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर एक बिंदु है O, ये संधि पॉइंट है और इस बिंदु पर कई दिशाओं से धाराएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। जैसे एक धारा इधर से आई, हमने इसको बना दिया ऐसे, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी धारा ये जा रही है, संधि से दूर जा रही है, इधर धारा संधि से दूर जा रही है, इसी तरीके से इधर धारा भी संधि से दूर जा रही है। इन धाराओं का नामकरण कर देते हैं क्रम से। जैसे सपोज करिए ये धारा I1 है, ये धारा हो गई I2, ये धारा हो गई I3, ये धारा हो गई I4 और ये धारा हो गई I5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संधि O पर जो है धाराएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। तो किरचॉफ का नियम, पहला नियम क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर संधि पर धारा का मान शून्य होगा। ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, क्योंकि धाराएं आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। लेकिन संधि पर धारा I इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे होगा इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इसकी मैथमेटिक्स लिखेंगे। माना किसी संधि O पर मिलने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4 व I5 है। ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि संधि पर मिलने वाली धाराएं कितनी हो गई? ये हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि I1 और I4 संधि में प्रवेश कर रही हैं तथा I2 और I3 धाराएं संधि से, यहाँ पे चित्रानुसार लिखेंगे। चित्रानुसार धाराएं I1 व I2 संधि की ओर ठीक है ना, तथा I1 व I4
संधि की ओर तथा I2 I3 व I5 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। संधि से दूर जा रही हैं। ये ऐसा इस फिगर में दिखाई दे रहा है। अब चिन्ह परिपाटी कहती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक होंगी और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होंगी। तो I1 और I4 धनात्मक होंगी, ये चिन्ह परिपाटी कहती है, और I3, I2 और I5 कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। यहाँ फिर से लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार I1 व I4 के मान, I1 व I4 के मान कैसे हो जाएंगे? धनात्मक, तथा I2, I3 व I5 के मान ऋणात्मक होंगे। ठीक है ना? अतः किरचॉफ के प्रथम नियम से, अतः किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? सिग्मा I इक्वल टू 0 के। सिग्मा I इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको जोड़ना चाहें क्रम से, सिग्मा I इक्वल टू 0 या I1 का मान कैसा होगा? धनात्मक, I2 का मान कैसा होगा? ऋणात्मक, I3 का मान भी कैसा होगा? ऋणात्मक, प्लस I4 का मान कैसा होगा? धनात्मक, माइनस I5 इक्वल टू 0। ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि I1 और I4 के मान कैसे हैं? धनात्मक हैं, क्योंकि ये धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, और I2 और I3 और I5 के मान कैसे हैं? ऋणात्मक, क्योंकि ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। ऐसा चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 और प्लस I5 के। तो किरचॉफ के नियम, पहले नियम का स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो यही किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और ये हो गई उस नियम की व्याख्या। अब चलते हैं जल्दी से दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। द्वितीय नियम, इसको द्वितीय नियम को पास या लूप का नियम भी कहते हैं, है ना? या इसको हम ऐसा कह सकते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, KVL इसको बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ, ऐसा लिखते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल, ठीक है ना, इसको लूप या पास भी कह सकते हैं। किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। अभी ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी इसकी जब व्याख्या करेंगे तब समझ में आएगा। फिर से एक बार देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। इसको किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहते हैं। यहाँ पे व्याख्या लिखेंगे और इस नियम की व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। तो एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं जिसमें एक सेल हो गया, एक प्रतिरोध हो गया। ये सेल लगा दिया और एक प्रतिरोध। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है बल्कि अलग से प्रतिरोध लगा गया है। जो दूसरा वायर है उसको भी ऐसे बनाते हैं। एक सेल हो गया, ये इसके साथ जुड़ा हुआ प्रतिरोध है, और तीसरे वायर में हमने सिर्फ जो है प्रतिरोध लगा दिया। ये इनको ऐसे जोड़ दिए, इसको भी ऐसे जोड़ दिया। ये यहाँ पे दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल, एक का E1 हो गया, दूसरे का E2 हो गया। इसका धन सिरा, ऋण सिरा, इसका धन सिरा और ऋण सिरा। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। तो यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो अलग होगी, उसका नाम हमने दे दिया I1। यहाँ से बहने वाली धारा का नाम दे दिया I2, और ये दोनों धाराएं यहाँ पे इकट्ठी होंगी तो उसको नाम दे दिया I1 प्लस I2। ये धारा कौन सी हो गई, क्योंकि इसमें तो सेल लगा नहीं हुआ है, इसका विद्युत वाहक बल अलग से डिफाइन नहीं होगा। अब धारा की दिशा क्या देख रहे हैं, धारा की दिशा यहाँ पर ऐसे है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूम रही है धारा की दिशा। और यहाँ धारा की दिशा कैसे है, ऐसे है। इस परिपथ का नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, इसको ऐसा नामकरण कर लेते हैं। बी, सी, सी यहाँ कर देते हैं और डी यहाँ कर देते हैं, ई यहाँ कर देते हैं और एफ यहाँ कर दिया। ए बी सी डी ई एफ धारा के अकॉर्डिंग हमने बना लिया। एक बंद जाल, विद्युत परिपथ का एक बंद जाल है। ये फिगर हो गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं कि चित्रानुसार
किसी विद्युत परिपथ के दो बंद जाल, तो जो पहला बंद जाल है वो क्या है? वो है ए बी सी डी ए। तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे ए डी सी बी ए। बंद जाल कौन सा है? ए डी सी बी ए। दो बंद जाल, एक है ए डी सी बी ए तथा अब दूसरा बंद जाल कौन सा है? दूसरा बंद जाल है डी ई एफ सी। ऐसा हम चलें ताकि राउंड बन जाए, डी ई एफ सी और फिर से डी। तो किसी विद्युत परिपथ की दो बंद जाल प्रदर्शित है। ठीक है ना, ये हमारा विद्युत परिपथ है और ये छोटे छोटे, इसको हम लूप या पास या जाल कह रहे हैं। तो एक बंद जाल कौन सा है? ए डी सी बी ए। दूसरा बंद जाल कौन सा है? डी ई एफ सी और डी। यहाँ तक घूम के आ जाते हैं ताकि ये क्लोज्ड लूप हमको समझ में आए, बंद जाल। अब इन दोनों बंद जालों में अलग अलग हम किरचॉफ का नियम लागू करेंगे। किरचॉफ का नियम फिर से देखते हैं क्या कहता है। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ, ये पूरा विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, यहाँ पे दो बंद जाल हैं, किसी विद्युत परिपथ की किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों, ये बहने वाली धारा I1 है, संगत प्रतिरोध R1 है, यहाँ बहने वाली धारा I2 है, यहाँ संगत प्रतिरोध R2 है। तो किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है वो उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो उनका जो स्टेटमेंट है, अगर हम उसको यहाँ पे लागू करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अब बंद जाल ए डी सी बी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम जब लागू करेंगे, ध्यान से देखेंगे फिर से क्या कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल, यहाँ पे बंद जाल ए डी सी बी ए है, में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, अब जैसे यहाँ पे I1 R1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 R2 हो जाएगा, इनका जो बीजगणितीय योग है, इनका बीजगणितीय योग कैसे लिखा जाएगा? जैसे पहले I1 और R1 लिख लिया और दूसरा I2 R2 है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। I1 की दिशा इधर जा रही है, I2 की दिशा इधर जा रही है। तो I1 R1 माइनस धारा दूसरी इसके कंपैरेटिव नेगेटिव हो जाएगी I2 R2। ये कहलाता है किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि माइनस लगा हुआ है, माइनस इसलिए लगा हुआ है, ये दोनों की ध्रुवताएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे ये E1 और यहाँ पे E2, तो यहाँ पे इनका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से हम इस जाल के लिए ये समीकरण प्राप्त कर लिए। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये हम पहला समीकरण प्राप्त कर लिए बंद जाल के लिए। अब दूसरा बंद जाल कौन सा है? दूसरा बंद जाल है DEFC। अब बंद जाल DEFCA में
किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। तो यहाँ पे जब किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा I2R2। ये तो इस लाइन में बहने वाली धारा हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब ये धारा और इस धारा की दिशा सेम दिख रही, मतलब धारा ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये I1 प्लस I2, इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R3 है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2, इसको हम कभी कभी I3 भी लिखते हैं। और इसके संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R3 के, ठीक है। और इस बंद जाल में केवल एक विद्युत वाहक बल E2 उपस्थित है, तो ये हो गया यहाँ पे E2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और समीकरण 1 व 2 की सहायता से, 1 व 2 की सहायता से I1 व I2 के मान, I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। इसको किरचॉफ का वोल्टेज का केवीएल भी कहते हैं। तो बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन हमने पढ़ा यहाँ पर, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो किरचॉफ के नियम क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है, अच्छी तरीके से इसको समझ करके नोट्स में लिखेंगे। ये जो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ पे, कि जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।